किसे लेंगे? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इसे हम किसके रूप में यूज कर रहे हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब देखो, कल अपन ने देखा था कि जब अपन चयनात्मक चिन्हक जीन किसे ले रहे थे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को। तो उसमें प्रॉब्लम यह थी कि आपको एम्पिसिलिन माध्यम में भी वृद्धि करवानी पड़ती है, टेट्रासाइक्लिन माध्यम में भी वृद्धि करवानी पड़ती है। तो आप चाहते हो कि एक ही प्लेट में हम पुनर्योजक और गैर पुनर्योजक के मध्य अंतर पता कर लें। तो हम कौन सी जीन को लेते हैं? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। क्योंकि ये जो जीन है वो एक रंगीन, या जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का निर्माण करती है। यानी आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम किसका उत्पादन करेंगे? एक रंगीन क्रियाधार या अभिकारक। ठीक है, तो इसका मतलब जो है दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। या तो कोशिकाएं क्या होंगी? पुनर्योजक, या कोशिकाएं क्या होंगी? गैर पुनर्योजक। मैंने पहला सिस्टम ले लिया कि कोशिकाएं कैसी हैं? गैर पुनर्योजक, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है, या जिसे हम कहते हैं गैर पुनर्योजक कोशिकाएं हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर गैर पुनर्योजक कोशिका है, इसका मतलब उसमें हमारी टारगेट जीन निवेशित हुई है या नहीं? नहीं हुई है। नॉन रिकॉम्बिनेंट गैर पुनर्योजक कोशिकाओं का मतलब है इसमें टारगेट जीन निवेशित नहीं है। अब अगर टारगेट जीन निवेशित नहीं है तो निवेशन निष्क्रियण होगा? नहीं होगा। टारगेट जीन ही निवेशित नहीं है तो हमारे पास इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या निवेशन निष्क्रियण नहीं होगा। अगर निवेशन निष्क्रियण नहीं होगा तो चयनात्मक चिन्हक जीन यानी सेलेक्टेबल मार्कर जीन काम करेगी या नहीं? करेगी। भाई टारगेट जीन नहीं गई, टारगेट जीन नहीं गई तो आपकी चयनात्मक चिन्हक जीन सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्रियाशील है। और सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन सी है? तो आपके पास ये अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जीन क्रियाशील। क्रियाशील है मतलब ये काम करेगी। काम करेगी इसका मतलब ये क्या करेगी? रंगीन अभिकारक का उपापचय करेगी। अगर ये जीन क्रियाशील है तो ये क्या करेगा? रंगीन अभिकारक का उपापचय। और रंगीन अभिकारक का उपापचय होगा तो रंग उत्पन्न होगा, और रंग उत्पन्न होगा तो कैसी कॉलोनीज उत्पन्न होंगी? ब्लू कॉलोनीज का निर्माण होगा। वापस देखो हमने क्या बात किया। हम बात कर रहे हैं चयनात्मक चिन्हक जीन किसे ली है हमने? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। मैंने पहली कोशिकाएं कौन सी ली हैं? गैर पुनर्योजक। गैर पुनर्योजक का मतलब है इसमें टारगेट जीन निवेशित नहीं है। टारगेट जीन नहीं है तो निवेशन निष्क्रियण नहीं हुआ। निवेशन निष्क्रियण नहीं हुआ तो अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्रियाशील है। उस जीन ने रंगीन अभिकारक का उपापचय किया और कैसी कॉलोनीज आ गई? ब्लू कॉलोनीज। अब दूसरी अवस्था मैंने ले ली, मान लेते हैं अब पुनर्योजक कोशिकाएं हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स। पुनर्योजक कोशिका का मतलब आपकी टारगेट जीन इसमें निवेशित हुई है या नहीं हुई है? इसका मतलब पुनर्योजक कोशिका में किसका निवेशन हुआ है? टारगेट जीन निवेशित है। टारगेट जीन निवेशित है, इसका मतलब निवेशन निष्क्रियण होगा या नहीं होगा? तो निवेशन निष्क्रियण होगा। अब निवेशन तो किसका हुआ है? टारगेट जीन का। निष्क्रिय कौन हो जाएगी? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन निष्क्रिय हो जाएगी। अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन निष्क्रिय हो गई।
अगर ये निष्क्रिय हो गई, काम नहीं करेगी, तो रंगीन अभिकारक का उपापचय होगा? नहीं होगा। तो आपके पास रंगीन अभिकारक का उपापचय नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो कैसी कॉलोनी, रंग उत्पन्न नहीं होगा, और रंग नहीं उत्पन्न होगा तो कैसी कॉलोनीज आएंगी? वाइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक संवर्धन माध्यम देख रहे हो, उसमें जीवाणु कोशिका नीली रंग की है, इसका मतलब उसमें टारगेट जीन निवेशित नहीं हुई है। और अगर सफेद रंग की कॉलोनीज हैं, इसका मतलब उसमें टारगेट जीन निवेशित हुई है। तो टारगेट जीन निवेशित होगी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशन निष्क्रियन होगा। होगा तो चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो जाएगी, रंगीन अभिकारक का उपापचय नहीं होगा, और कौन सी कॉलोनीज आएंगी? व्हाइट कॉलोनीज आएंगी। बना लो। निवेशित का मतलब है टारगेट जीन उसमें गई हुई है, प्रवेश कर दी गई है। ऑन करना है, ऑफ करना है? कर दे, कर दे। क्या हुआ? अच्छा, वो चल नहीं रहा। विकास जी, MTJ ले आओ। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जब आप पुनर्योजक कोशिकाओं का संवर्धन करते हैं या पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन करते हैं, तो चयन करने के लिए कौन सी जीन्स का प्रयोग करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का प्रयोग करोगे। कल अपन ने कौन से चयनात्मक चिन्हक जीन्स का प्रयोग किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक। आज अपन ने कौन सी सेलेक्टेबल मार्कर जीन देखी है? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, लिख लिया? नहीं। ठीक है ना, याद रखना।
ये अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन सेलेक्टेबल मार्कर जीन का उदाहरण है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन के दो उदाहरण हमने देखे, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरी अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन। ठीक है, चलें आगे। अब तो डन। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे हम, जीन स्थानांतरण या जीन ट्रांसफर। अब तो ले लूं आगे सबका। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हमारे पास जीन स्थानांतरण की हम बात कर रहे हैं और जीन स्थानांतरण में दो प्रक्रियाएं हम देखेंगे। एक तो है जीन स्थानांतरण अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, और एक है जीन स्थानांतरण डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का मतलब है जब हमने जीन को किसके साथ जोड़ा, क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा और परपोषी कोशिका में निवेशित किया, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में आप जीन को किसके साथ जोड़ते हो, क्लोनिंग वाहक के साथ, और क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर उसको परपोषी कोशिका में डालते हो। यदि आप किसी भी टारगेट जीन को या टारगेट डीएनए को बिना किसी क्लोनिंग वाहक के सीधे डायरेक्टली अगर परपोषी कोशिका में डालते हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में तो हमने क्या किया, जीन को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ अगर आप स्थानांतरण कर रहे हो तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में अब हम कितनी गतिविधियां, कितनी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से पढ़ेंगे, चार प्रमुख याद रखनी है। बायोलिस्टिक्स या जिसे कहते हैं जीन गन्स, माइक्रो इंजेक्शंस, इलेक्ट्रोपोरेशन और लाइपोसोम्स। ये पहले दो तो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दो अलग से और ध्यान में रखने हैं। तो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हम कितने पढ़ेंगे, चार पढ़ेंगे, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, लाइपोसोम्स। लिख लो एक बार फिर हम देखते हैं। डन, लिख लिया ये। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बायोलिस्टिक्स या जीन गन्स की। ले लूं आगे।
ठीक है, अब पहला हमारे पास आता है यहां पर बायोलिस्टिक्स, या जिसे हम कहते हैं जीन गन्स। सबसे पहली चीज आंकनी है, यह एक प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है और यह प्रक्रिया हम मुख्यतः किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पादप कोशिकाओं के लिए। तो अगर सवाल आ जाए कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया जो पादपों के लिए करी जाती है यूज, वो कौन सा होगा? बायोलिस्टिक्स या जीन गन। इसमें हम क्या करते हैं? डीएनए को किसके साथ? गोल्ड या टंगस्टन तत्व के साथ। हम कौन से मेटल्स का प्रयोग करते हैं? गोल्ड या टंगस्टन। गोल्ड या टंगस्टन क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन जो है वो डीएनए की रासायनिक प्रॉपर्टी को परिवर्तित नहीं करते, इनर्ट मेटल्स हैं। तो गोल्ड और टंगस्टन जो है, गोल्ड और टंगस्टन को डीएनए के साथ जोड़ते हैं और तेज गति से पादप कोशिका के भीतर स्थानांतरित करते हैं। तो बायोलिस्टिक्स या जीन गन्स में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यह किस कोशिकाओं के लिए किया जाता है? पादप कोशिकाओं के लिए किया जाता है। और दूसरा, इस प्रक्रिया में हम गोल्ड और टंगस्टन के साथ डीएनए को जोड़ते हैं और तेज गति से पादप कोशिका में सीधे स्थानांतरित कर देते हैं। और लिख लेंगे बायोलिस्टिक्स या जीन गन्स। यह प्रक्रिया पादप कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। पादप कोशिकाओं के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रक्रिया में डीएनए को गोल्ड व टंगस्टन मेटल्स पर आवृत कर डीएनए को गोल्ड अथवा टंगस्टन मेटल्स पर आवृत कर तेज गति से पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। डीएनए को गोल्ड अथवा टंगस्टन मेटल्स पर आवृत कर तेज गति से पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। अब पादप कोशिकाओं के लिए अगर बायोलिस्टिक्स की प्रक्रिया है तो माइक्रो इंजेक्शन वाली प्रक्रिया हम किन कोशिकाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? जंतु कोशिका या एनिमल सेल्स के लिए। इसमें क्या किया जाता है? यह जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका का केंद्रक है। तो हम एक सूक्ष्म नीडल लेते हैं और एक सूक्ष्म नीडल की सहायता से डीएनए को सीधे कहां पर स्थानांतरित किया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। तो एक सूक्ष्म नीडल या माइक्रो नीडल होती है और उस माइक्रो नीडल के माध्यम से किसी भी डीएनए को आप प्रत्यक्ष रूप से सीधे कहां पर स्थानांतरित कर देते हैं? जंतु कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? माइक्रो इंजेक्शन। यह प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त इस प्रक्रिया में एक सूक्ष्म नीडल के द्वारा डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से कोशिका के केंद्रक में
कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दो प्रक्रियाएं हैं। पादप कोशिकाओं के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं? बायोलिस्टिक या जीन गन। जंतु कोशिकाओं के लिए कौन सी प्रयोग करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा दो और तकनीक आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो आपको ध्यान में, मतलब नेक्स्ट टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम में ही है इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है इसमें हम एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाते हैं और विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में छेद हो जाते हैं। और जैसे ही कोशिका झिल्ली में छेद हो जाएंगे, उन छेद के माध्यम से हम किसका स्थानांतरण कर सकते हैं? डीएनए का। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का उपचार देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का उपचार देने पर प्लाज्मा झिल्ली में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? छेद। और उन छेद के माध्यम से डीएनए कोशिका में निवेशित किया जाता है। तो लिखेंगे तीसरा इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन इसमें विद्युत क्षेत्र के उपचार द्वारा कोशिका झिल्ली में छेद प्रेरित किए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में छेद उत्पन्न किए जाते हैं और डीएनए निवेशित हो जाता है। कोशिका झिल्ली में छेद प्रेरित किए जाते हैं और डीएनए निवेशित हो जाता है। और फिर आखिरी में आपको ध्यान में रखना है लाइपोसोम्स। अब देखो लाइपोसोम्स का मतलब क्या है। पहली चीज तो देखो, कोई भी कोशिका है, हर कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? वसा से। और वसा हमें पता है कैसा होता है? अध्रुवीय। और डीएनए की हम बात करें जिसको आपको निवेशित करना है, डीएनए पर आवेश पाया जाता है और डीएनए कैसा होता है? ध्रुवीय। तो वैसे भी ध्रुवीय डीएनए को अध्रुवीय प्लाज्मा झिल्ली को पार करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं? लाइपोसोम्स के अंदर इस डीएनए को वसा के साथ आवृत कर देते हैं। ये डीएनए है, डीएनए को आपने किससे आवृत कर दिया? वसा से। जैसे ही आपने डीएनए पर एक चादर बिछा दी, किसकी? वसा की चादर बिछा दी, तो अब यह संरचना क्या कहलाती है? लाइपोसोम। लाइपोसोम का मतलब है डीएनए जो किससे घिरा हुआ हो या किससे आवृत हो? वसा के साथ। अब यह लाइपोसोम बन गया। अब इसकी बाहर की परत वसा अध्रुवीय है, तो अब वो आसानी से प्लाज्मा झिल्ली में विसरित हो जाएगा। लाइपोसोम की तकनीक आप पादप और जंतु कोशिका दोनों के लिए कर सकते हो। इलेक्ट्रोपोरेशन भी वैसे दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपोरेशन ज्यादातर जंतु कोशिकाओं के लिए की जाती है। तो लिख लेंगे आखिरी में लाइपोसोम्स। इस तकनीक में डीएनए को वसा के साथ आवृत कर लाइपोसोम का निर्माण किया जाता है। डीएनए को वसा के साथ आवृत कर लाइपोसोम का निर्माण किया जाता है और यह लाइपोसोम
और यह लाइपोसोम आसानी से कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित हो जाता है। और यह लाइपोसोम आसानी से कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट तकनीकें किसकी याद रखनी है? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, बिना क्लोनिंग वाहक के आप डीएनए को सीधे कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? गोल्ड और टंगस्टन के साथ तेज वेग से फेंककर बायोलिस्टिक्स, सूक्ष्म नली के द्वारा जिसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, प्लाज्मा झिल्ली में छेद करके इलेक्ट्रोपोरेशन, या वसा के साथ आवृत कर लाइपोसोम के तरीके से। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सक्षम कोशिकाएं या कॉम्पिटेंट सेल्स। अब देखिए, अभी अपन ने वही बात की, अगर मैं एक जीवाणु कोशिका लेता हूं तो जीवाणु कोशिका में भी एक प्लाज्मा झिल्ली है, और हमें पता है जीवाणु कोशिका की भी जो ये प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, ये कैसी होगी? अध्रुवीय। और हमें पता है डीएनए ध्रुवीय होता है, और इसलिए डीएनए आसानी से कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसका मतलब सामान्यतः जो जीवाणु कोशिकाएं हैं वो डीएनए को भीतर लेने में असक्षम होती हैं। तो क्या है आपके पास? सामान्यतः जीवाणु परपोषी कोशिका या जीवाणु कोशिका डीएनए को आसानी से भीतर क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि उनकी झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली तो अध्रुवीय है और डीएनए कैसा है? ध्रुवीय। तो इसका मतलब वो डीएनए को अवशोषित करने में असक्षम है। तो अब हम क्या करेंगे? एक रासायनिक तरीके से, एक रासायनिक उपचार के द्वारा इन कोशिकाओं को क्या बनाएंगे? सक्षम। सक्षम का मतलब है रासायनिक उपचार के द्वारा हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे डीएनए आसानी से कोशिका के भीतर आ जाए। अब रासायनिक उपचार में क्या करते हैं? 2 पद होते हैं। सबसे पहले पद में हम शीत कैल्शियम का उपचार देते हैं। यह आपने आइस बात देखा है? कुछ ना, थर्मोकॉल के डब्बे होते हैं और थर्मोकॉल के डब्बे में बर्फ डाली होती है, उसे आइस बात कहते हैं। तो हम जीवाणु कोशिका को क्या करते हैं? थर्मोकॉल के डब्बे में आइस, बर्फ के ऊपर उनको वृद्धि करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? शीत कैल्शियम का उपचार देते हैं। अब क्या होता है? ठंडा कैल्शियम का उपचार देने पर कैल्शियम जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के वसा और प्रोटीन से जुड़ता है और उनमें क्या उत्पन्न कर देता है? छेद। अब वैसे तो ये छेद प्लाज्मा झिल्ली में करता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोशिका भित्ति। तो आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम उपचार के साथ भित्ति और झिल्ली दोनों में छेद हो जाते हैं। छेद हो गए। अब छेद हो गए तो इसका मतलब अब डीएनए अंदर आ सकता है, लेकिन डीएनए अंदर तब आता है जब शीत उपचार के बाद आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या उपचार दो? हीट शॉक। अभी तो आपने उसको न्यूनतम तापमान पे रखा हुआ था, न्यूनतम में रखने के बाद अब उसको क्या देते हैं? 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक। और जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक देते हैं तो जीवाणु कोशिका के भीतर क्या प्रवेश कर जाता है? डीएनए। तो डीएनए को अवशोषित करने में अब कोशिकाएं क्या हो गई? सक्षम। तो सक्षम कोशिकाओं में के निर्माण के लिए कैसा उपचार होगा? रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार में सबसे पहले क्या देंगे? शीत कैल्शियम उपचार देंगे या किसी भी डाइवेलेंट कैटायन का उपचार देंगे जिससे भित्ति और झिल्ली में छेद हो जाएंगे। छेद हो जाने पर उनको हीट शॉक 42 डिग्री का तापमान दिया जाएगा जिससे डीएनए कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएगा। और डीएनए कोशिका के भीतर प्रवेश कर गया, इसका मतलब कोशिकाएं सक्षम या जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंट बन जाती हैं। तो लिखेंगे, मतलब हेडिंग डाल देंगे कॉम्पिटेंट सेल्स या सक्षम कोशिकाएं।
इसमें लिख लेंगे क्योंकि डीएनए ध्रुवीय होता है, क्योंकि डीएनए ध्रुवीय होता है, और प्लाज्मा झिल्ली वसा के कारण अध्रुवीय होती है, और प्लाज्मा झिल्ली वसा के कारण अध्रुवीय होती है, अतः जीवाणु कोशिकाएं डीएनए को अवशोषित करने में असक्षम होती है। अतः जीवाणु कोशिकाएं डीएनए को अवशोषित करने में असक्षम होती हैं। असक्षम होती हैं। फिर लिखेंगे इन कोशिकाओं को सक्षम बनाने हेतु रासायनिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार सबसे पहले कोशिकाओं को शीत कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन का उपचार दिया जाता है। शीत कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन का उपचार दिया जाता है जो भित्ति व झिल्ली में छेद उत्पन्न करता है। जो कोशिका भित्ति व झिल्ली में छेद उत्पन्न करता है। या झिल्ली में छेद उत्पन्न करता है। इसके पश्चात इसके पश्चात 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक उपचार दिया जाता है। इसके पश्चात 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक उपचार दिया जाता है और डीएनए का अवशोषण हो जाता है। और डीएनए का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिकाओं को सक्षम बनाने के लिए जीवाणु कोशिका डीएनए को आसानी से अंदर ले लें, इसमें हम रासायनिक उपचार में पहले क्या देंगे, शीट कैल्शियम, और उसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए का पृथक्करण।
ठीक है, तो अब देख लो, मान लेते हैं हमारे पास एक कोशिका है, जीवाणु कोशिका है या पादप कोशिका है या कवक की कोशिका है या जंतु की कोशिका है, और हमसे यह बोला जाए कि एक कोशिका से आपको डीएनए का पृथक्करण करना है, उससे डीएनए निकालना है। तो किसी भी कोशिका से अगर आपको डीएनए निकालना है तो उसमें हम कितने पद यूज करते हैं? 3 पद। सबसे पहले तो कोशिका से डीएनए निकालने के लिए उस कोशिका की भित्ति को क्या करना पड़ेगा? घोलना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला पद क्या होगा? कोशिका भित्ति का अपघटन। अब कोशिका भित्ति का अपघटन का मतलब है, अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। तो पादप कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम? सेल्यूलेजेस का इस्तेमाल होगा। अगर कवक कोशिका से डीएनए का पृथक्करण करना है तो कवक कोशिका काइटिन से बनी होती है भित्ति, तो कौन सी एंजाइम? काइटिनेज। अगर जीवाणु कोशिका से डीएनए का पृथक्करण करना है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, और उसको तोड़ने के लिए एंजाइम लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम एंजाइम हमारी लार में भी मिलती है। इसलिए जब पिंपल हो जाते हैं ना, जिस मतलब हार्मोन्स के कारण नहीं, अगर धूल मिट्टी या किसी संक्रमण के कारण पिंपल्स हुए हैं तो सुबह सुबह वाला लार लगाना चाहिए, क्योंकि लार में कौन सी एंजाइम है? लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम किसको नष्ट कर देती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देती है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी कोशिका से डीएनए का पृथक्करण करना है तो सबसे पहले भित्ति का अपघटन करोगे। जंतु कोशिका है तो उसमें भित्ति है ही नहीं। अब जब आप भित्ति को नष्ट कर दोगे तो उसके अंदर आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे, तो आपको किसको हटाना पड़ेगा? आरएनए और प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। आरएनए को हटाने के लिए कौन सी एंजाइम इस्तेमाल करेंगे? आरएनएजेस। प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिनॉल क्लोरोफॉर्म। फिनॉल क्लोरोफॉर्म के द्वारा भी प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, हट जाते हैं। और फाइनली आपको क्या करना है? डीएनए का अवक्षेपण। और डीएनए का अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम शीत चिल्ड इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, और जिस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? स्पूलिंग। उसका एक चित्र भी बना रखा है एनसीईआरटी में। तो 3 पद हैं, 3 पद के माध्यम से आप किसी भी कोशिका से डीएनए का पृथक्करण कर सकते हो। पहले भित्ति का अपघटन करो, आरएनए और प्रोटीन्स को हटाओ, और चिल्ड इथेनॉल, शीत इथेनॉल के द्वारा डीएनए का अवक्षेपण कर लो। ठीक है, हम लिखेंगे आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए का पृथक्करण। ठीक है, तो लिखेंगे आनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण हेतु निम्न पद प्रयुक्त किए जाते हैं। निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। पहला, कोशिका भित्ति का अपघटन। पहला, कोशिका भित्ति का अपघटन। इसमें लिख लेंगे पादप कोशिका हेतु सेल्यूलेसिस का प्रयोग। पादप कोशिका हेतु सेल्यूलेसिस का प्रयोग। कवक कोशिका हेतु काइटिनेजेस का प्रयोग। और जीवाणु कोशिका हेतु लाइजोजाइम्स का प्रयोग।
और क्या बताया मैंने? जीवाणु कोशिका हेतु लाइसोजाइम का प्रयोग। तो दिवाली ठीक है। पादप कोशिका हेतु, अरे जल्लो जल्लो जल्लो। हाँ, पादप कोशिका हेतु सेल्यूलेसिस, कवक कोशिका हेतु काइटिनेसिस, जीवाणु कोशिका हेतु लाइसोजाइम का प्रयोग। फिर दूसरा, आरएनए और प्रोटीन्स, दूसरा पद है आरएनए व प्रोटीन्स को हटाना। आरएनए व प्रोटीन्स, इधर उधर देखो, आरएनए व प्रोटीन्स, तो इसमें लिख लेंगे आरएनए को हटाने हेतु आरएनएजेस, आरएनए को हटाने हेतु आरएनएजेस व प्रोटीन्स को हटाने हेतु प्रोटीएजेस या फिनॉल क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। वह प्रोटीन्स को हटाने हेतु प्रोटीएजेस व फिनॉल क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। हाँ, और तीसरा, शीत इथेनॉल के द्वारा, शीत इथेनॉल के द्वारा डीएनए का अवक्षेपण। शीत इथेनॉल द्वारा डीएनए का अवक्षेपण, ब्रैकेट में इसे स्पूलिंग कहा जाता है। इसे स्पूलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए के पृथक्करण में ये 3 पद हैं। डीएनए के अवक्षेपण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठंडा इथेनॉल। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्पूलिंग। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हम पीसीआर। पीसीआर तकनीक किसने विकसित की थी? कैरी मुलिस ने। अब देखो, पीसीआर जो है, ये तकनीक तो किसने विकसित की है? कैरी मुलिस ने। पीसीआर एक ऐसी क्रियाविधि है या एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं मतलब हम डीएनए की मात्रा का क्या कर सकते हैं? आवर्धन। मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? आवर्धन। अब अगर आप डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हो, इसका मतलब आप जीन की भी क्या कर सकते हो? कॉपीज बना सकते हो। अगर आप डीएनए की मात्रा बढ़ा सकते हो तो डीएनए की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ जीन की भी कॉपीज बना सकते हो। इसका मतलब पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे हो? डीएनए की मात्रा बढ़ा रहे हो, जीन की कॉपीज बना रहे हो, यानी प्रतिकृतिकरण कर रहे हो। और क्योंकि पीसीआर के द्वारा डीएनए या जीन का प्रतिकृतिकरण ही होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? पात्रे प्रतिकृतिकरण, या जिसे हम कहते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन।
कहीं पर भी आपको डीएनए की मात्रा बढ़ानी होगी या जीन की कॉपीज बनानी होगी, करना तो रेप्लिकेशन ही है, और रेप्लिकेशन लेबोरेटरी में कर रहा है पीसीआर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पात्रे प्रतिकृतिकरण कहेंगे। लिखेंगे पहले तो पीसीआर। इस तकनीक के माध्यम से डीएनए की मात्रा का आवर्धन इस प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए की मात्रा का आवर्धन अथवा जीन की कई सारी कॉपीज का निर्माण किया जाता है। डीएनए की मात्रा का आवर्धन अथवा जीन की कई सारी कॉपीज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीसीआर में या अतः पीसीआर को पात्रे प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। पीसीआर को पात्रे प्रतिकृतिकरण या जिसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो रेप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आप एक डीएनए है, प्रतिकृतिकरण है, एक डीएनए का पीसीआर करेंगे, अगर अपन एक डीएनए का एक पीसीआर करोगे तो कितने डीएनए बनेंगे, दो पीसीआर होंगे तो 4, 3 पीसीआर होंगे तो 8। मतलब हमें पता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो अगर मैं 10 पीसीआर करता हूं तो हम 10 की पावर 3 गुना तक डीएनए का आवर्धन कर सकते हैं। अगर आप 20 पीसीआर चक्र करोगे तो 10 की पावर 6 गुना तक आप डीएनए का गुणन कर सकते हो। और अगर आप 30 पीसीआर चक्र करोगे तो आप डीएनए का आवर्धन कितने गुना तक कर सकते हो, बिलियन टाइम्स। एनसीईआरटी ने देखा है 30 पीसीआर चक्र करोगे तो एक डीएनए से बिलियन डीएनए की कॉपीज आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये लिख लेना, पीसीआर चक्र, 10 पीसीआर चक्र से 10 की पावर 3 गुना आवर्धन, 20 पीसीआर के द्वारा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख कह दो या मिलियन कह दो, और बिलियन का मतलब 100 करोड़। अच्छा, एनसीईआरटी में वो दे रखा है ना कि ये डीएनएज, और मैंने बताया भी था ये डीएनएज में अंतर। तो ये डीएनएज तो एंजाइम है जो डीएनए को काट रही है, इसका मतलब एंजाइम है, मतलब प्रोटीन है। और ये डीएनए का मतलब, तो दोनों अलग अलग जैव अणु है। डीएनएज का मतलब ये न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनएज का मतलब ये एंजाइम या प्रोटीन है। ठीक है, अब पीसीआर के पद की हम बात करें, इधर देखो। तो अब डायग्राम से समझते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है ये हमारे पास एक डीएनए है, 5 से 3, 3 से 5। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये डीएनए जो है, इस डीएनए का क्या करना है, आवर्धन। डीएनए जिसका आवर्धन करना है। अब सबसे पहले याद करो, प्रतिकृतिकरण में सबसे पहला पद क्या होता है, हाइड्रोजन बंध तोड़ना, दोनों रज्जुकों को अलग अलग करना। और उसके लिए हमारे शरीर में कौन सी एंजाइम होती है, हेलिकेज।
हेलिकेस हाइड्रोजन बंध तोड़ती है, दोनों रज्जुकों को अलग अलग करती है। अब लेबोरेटरी में आप हेलिकेस का खर्चा क्यों करोगे? आपको पता है अगर डीएनए को अधिक तापमान पर आप हीट करोगे तो वो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और वो एकल रज्जुक में आ जाएगा। तो पीसीआर का पहला पद हो गया विकृतीकरण, या जिसे हम कहते हैं डीनेचरेशन, 90 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डीएनए पर या इस तापमान पर अगर आप डीएनए को हीट करोगे तो हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आपके पास क्या हुआ? जैसे ही आपने अधिक तापमान का उपचार किया, हाइड्रोजन बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन बंध टूटे और डीएनए किस में परिवर्तित हो गया? एकल रज्जुक में परिवर्तित हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर तो आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं क्योंकि डीएनए प्राइमर होते नहीं, लेकिन यहां पर आप कृत्रिम रूप से जोड़ रहे हो, तो हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? डीएनए प्राइमर। तो 2 डीएनए प्राइमर जोड़ेंगे और प्राइमर जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनीलिंग। दूसरा पद है अनीलिंग, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें 2 डीएनए प्राइमर्स टेम्प्लेट रज्जुक पर जुड़ते हैं। तो 2 डीएनए प्राइमर आप जोड़ोगे, एक प्राइमर यहां पर, एक प्राइमर यहां पर। तो 2 डीएनए प्राइमर आपने जोड़ दिए, किस टेम्परेचर पर? 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और तीसरा और आखिरी पद होता है एक्सटेंशन या विस्तारण या बहुलीकरण। और बहुलीकरण के लिए तापमान कौन सा होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम डीएनटीपी इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और पॉलीमरेज का सहकारक मैग्नीशियम। तो इनका आप प्रयोग करोगे और इनके प्रयोग से ये एक डीएनए से 2 डीएनए आपने बना दिए। और ऐसा अगर आप 30 पीसीआर चक्र करोगे तो डीएनए को 10 की पावर 9 कितने गुना तक आवर्धित कर सकते हैं? बिलियन टाइम्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो वापस हमने कितने पद देखे हैं? हाँ, तो 3 पद हैं। सबसे पहले अपन ने विकृतीकरण। वैसे तो आपको याद रखना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप डीएनए को हीट करोगे तो वैसे ही डीएनए विकृतीकृत हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हो जाए कोई शंका ना रहे, इसलिए पीसीआर में क्या तापमान यूज करते हो? 90 से 94। इस तापमान पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित होगा। फिर आपको प्राइमर जोड़ने हैं, आपने 2 डीएनए प्राइमर जोड़ दिए 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बहुलीकरण या विस्तारण के लिए डीएनटीपी पॉलीमरेज का प्रयोग किया और डीएनए बन गया। ठीक है, हमारे शरीर में याद रखना, शरीर के अंदर आरएनए प्राइमर्स जुड़ते हैं, लेकिन यहां पर आप सीधे के सीधे डीएनए प्राइमर जोड़ सकते हो। अगर आरएनए प्राइमर जोड़ते तो वापस आरएनए को हटाना पड़ता, यहां पर हम सीधे डीएनए प्राइमर को जोड़ते हैं, उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एसी ऑन करना था। ये सारे पद इन्होंने एक लाइन में लिख लिया, एक लाइन में। थर्ड को एक्सटेंशन विस्तारण या बहुलीकरण 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, डीएनटीपीज और पॉलीमरेस। हाँ, 2 महीने से देख ही रहे हैं, 2-3 महीने से देख ही रहे हैं। हाँ, पहले तो खुला खुला लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ, फिर हिम्मत हार गए। लिख लिया। डीएनटीपी का फुल फॉर्म क्या था, अपन ने आणविक जैविकी में देखा था। डीएनटीपी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। प्रतिकृतिकरण में हमने डीएनटीपी का उपयोग भी देखा था।
अब देखो इसमें एक चीज याद रखनी है, पहले तो हम लोग पीसीआर में सामान्य डीएनए पॉलीमरेज यूज करते थे, लेकिन जब अपन पीसीआर में सामान्य डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि विकृतीकरण, अधिक तापमान पर एंजाइम भी विकृतीकृत हो जाती है, इसलिए आपको हर पीसीआर में एक नया डीएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ता था। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग पीसीआर में एक विशेष प्रकार की पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज कहते हैं। तो ये तो लिख लिया। तो अब हम पीसीआर के अंदर एक विशेष प्रकार की पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसे क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज। टैक का मतलब है ये एक आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है, थर्मस एक्वेटिकस। किससे प्राप्त होती है, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होती है। और इस एंजाइम की विशेषता यह है कि यह अधिक तापमान पर स्थायी रहती है और अधिक तापमान पर क्रियाशील रहती है। मतलब ये कैसी एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है, या जिसे हम कहते हैं ताप स्थायी एंजाइम है। तो पीसीआर में जो विशेष पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है उसका नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। लिख लेंगे नेक्स्ट। पीसीआर में प्रयुक्त विशेष डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में प्रयुक्त विशेष डीएनए पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज। पीसीआर में प्रयुक्त विशेष डीएनए पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज होती है, जो कि एक ताप स्थायी एंजाइम है। पीसीआर में प्रयुक्त विशेष डीएनए पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज होती है, जो कि एक ताप स्थायी एंजाइम है। और यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है। यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है। थर्मस एक्वेटिकस नामक आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है। ठीक है। फिर पीसीआर का महत्व, पीसीआर का प्रयोग हम कहां करते हैं, आपको डीएनए की मात्रा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो पीसीआर के दो इंपॉर्टेंट महत्व है। पहला महत्व तो ये अगले चैप्टर में भी आएगा, किसमें प्रयोग होता है, आणविक निदान। आणविक निदान का मतलब है किसी भी रोग की जल्द जांच करना। तो अगर कोई कैंसर आशंकित व्यक्ति है या जिसमें एचआईवी का संक्रमण हो सकता है, तो एचआईवी संक्रमण और कैंसर की जल्द जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीसीआर का। फिर दूसरा आपको पता होगा ये कोविड के केस में आरटी-पीसीआर यूज होते थे टेस्ट। तो आरटी-पीसीआर क्या होता है, आरएनए होता है विषाणु में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से उसका डीएनए बनाते हैं और फिर डीएनए का पीसीआर करते हैं। तो जब आरएनए से डीएनए बनाते हैं और डीएनए का पीसीआर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आरटी-पीसीआर कहते हैं। और तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर आपको जो डीएनए मिला है उसकी मात्रा बहुत कम है तो उसको बढ़ाने में भी किसका यूज करते हैं, पीसीआर का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की संवेदनशीलता बढ़ाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, पीसीआर का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखेंगे पीसीआर के महत्व। ठीक है, पहला महत्व लिख लेंगे आणविक निदान में। इतने सीधे आप क्यों तंग करते हो इनको, पेच लड़ा रहे हो टांगों से।
तो पीसीआर के महत्व में पहला, आणविक निदान में प्रयुक्त, अर्थात एचआईवी संक्रमण, व कैंसर रोग की जल्द जांच में प्रयुक्त। एचआईवी संक्रमण व कैंसर की जल्द जांच में प्रयुक्त। दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। और तीसरा, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब आरएनए से डीएनए और फिर डीएनए का पीसीआर। या आरटीपीसीआर किसके लिए करते हैं? आरएनए विषाणुओं के लिए। ठीक है, अच्छा यहां पर अब एक फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। RAPD, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RAPD, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये क्या होता है अभी बता रहा हूं। अब देखो, मान लो आपको पीसीआर करना है, आपको किसी डीएनए की मात्रा को बढ़ाना है, लेकिन उस डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम आपको ज्ञात नहीं है। मैंने आपको एक डीएनए दिया और मैंने आपको कहा इस डीएनए का पीसीआर करो, इस डीएनए की मात्रा बढ़ाओ। तो आप क्या करोगे? इसका विकृतीकरण करोगे। विकृतीकरण करने के बाद डीएनए प्राइमर जोड़ोगे। डीएनए प्राइमर आप खुद बनाओगे और डीएनए प्राइमर किसके संपूरक होंगे? जिसका आपको पीसीआर करना है। अगर आपको डीएनए का क्रम ज्ञात है तो आप प्राइमर बना लोगे, उसका पीसीआर कर दोगे। लेकिन अगर आपको एक ऐसा डीएनए दिया है जिसका न्यूक्लियोटाइड क्रम ही आपको नहीं मालूम, तो आप प्राइमर बना नहीं पाओगे, और प्राइमर नहीं बना पाओगे तो उसका पीसीआर मुश्किल होगा। तो उसका पीसीआर फिर यादृच्छिक तरीके से होगा, रैंडमली। हम प्राइमर को ऐसे सोच सोच के, हिट एंड ट्रायल के मेथड से, अनुभव के आधार पर कोई प्राइमर बनाने की कोशिश करेंगे और वो जहां पे जुड़ेगा उस डीएनए का आवर्धन हो जाएगा। तो इसी क्या कहते हैं? यादृच्छिक आवर्धन। किसका? बहुआकारिकी डीएनए। अगर एक ऐसा डीएनए है जिसका न्यूक्लियोटाइड क्रम आपको ज्ञात नहीं है, उसका अगर पीसीआर करना है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो उसे क्या कहते हैं? RAPD। तो यहां पे लिख लेंगे, फुल फॉर्म तो लिख लिया। यह प्रक्रिया अज्ञात न्यूक्लियोटाइड क्रम, यह प्रक्रिया अज्ञात न्यूक्लियोटाइड क्रम वाले डीएनए के आवर्धन में की जाती है, प्रयोग की जाती है।
अज्ञात न्यूक्लियोटाइड क्रम वाले डीएनए के आवर्धन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बाह्य जीन का उत्पाद। अब देखो, अभी तक इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया था? हमने एक टारगेट जीन ली थी, हमको जीन क्लोनिंग करनी थी। इस जीन को इसलिए क्लोन करना था ताकि इस जीन की लाखों कॉपीज बन सके और उससे लाखों की मात्रा में प्रोटीन मिल सके। तो हमने इस टारगेट जीन को किसके साथ जोड़ा? क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योजक डीएनए बनाया। इस पुनर्योजक डीएनए को किस में डाल दिया? एक परपोषी कोशिका में डाल दिया। फिर यह पता किया कि किस परपोषी कोशिका में वो डीएनए गया है, उसका चयन किया। अब चयन करने के बाद इस पुनर्योजक परपोषी कोशिका को बड़े स्तर पर वृद्धि करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब यह बड़े स्तर पर वृद्धि करेगा तभी आपका डीएनए की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो पुनर्योजक कोशिकाओं को, पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं को बड़े स्तर पर वृद्धि करवाने के लिए हम किन यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? बायोरिएक्टर्स। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, बाह्य जीन के उत्पाद को आप कहोगे क्या? पुनर्योजक प्रोटीन। क्योंकि यह बाह्य जीन का उत्पाद आप किसी दूसरे परपोषी कोशिका में बना रहे हो। तो बाह्य जीन जिसको आपने एक विषम परपोषी कोशिका में डाला है, उसके उत्पाद को ही क्या कहेंगे? पुनर्योजक प्रोटीन। और इसको बड़े स्तर पर वृद्धि करवाने के लिए, बड़े स्तर पर प्राप्त करने के लिए हम पुनर्योजक परपोषी कोशिका को बड़े स्तर पर संवर्धित करेंगे। ऐसे यंत्र जिनका आयतन 100 से 1000 लीटर होता है, और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर्स। तो लिख लेंगे, पहले तो लिख लेंगे विषम परपोषी कोशिका, विषम परपोषी कोशिका में बाह्य जीन को निवेशित करने पर विषम परपोषी कोशिका में बाह्य जीन को निवेशित करने पर उससे प्राप्त प्रोटीन, बाह्य जीन को निवेशित करने पर उससे प्राप्त प्रोटीन पुनर्योजक प्रोटीन कहलाता है। पुनर्योजक प्रोटीन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस पुनर्योजक प्रोटीन को बड़े स्तर पर प्राप्त करने हेतु, या हाँ, इस पुनर्योजक प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्राप्त करने हेतु इस पुनर्योजक प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्राप्त करने हेतु पुनर्योजक परपोषी कोशिका को प्राप्त करने हेतु पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं को बड़े स्तर पर संवर्धित या बड़े स्तर पर बायोरिएक्टर्स में संवर्धित किया जाता है।
पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं को बड़े स्तर पर बायोरिएक्टर्स में संवर्धित किया जाता है। फिर लिखेंगे बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स ब्रैकेट में लिख लेंगे, इनका आयतन 100 से 1000 लीटर। ऐसे यंत्र जो पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि हेतु परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि हेतु पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जो पुनर्योजक परपोषिकाओं की वृद्धि हेतु पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पीएच, तापमान इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना। तो बायोरिएक्टर्स कैसे यंत्र हो गए जिसमें पुनर्योजक कोशिकाओं की वृद्धि करवाई जाएगी, और वृद्धि के लिए उनको क्या क्या आवश्यक होगा? ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पीएच, तापमान इत्यादि प्राप्त होंगे। हर बायोरिएक्टर की बनावट इस प्रकार होगी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या उपलब्ध हो सके? ऑक्सीजन। इसका मतलब बायोरिएक्टर की बनावट किस पे निर्भर करेगी? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल सके। तो सबसे प्रमुख कारक बायोरिएक्टर्स में क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक बायोरिएक्टर की बनावट इस प्रकार से होती है इस प्रकार से होती है कि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके। ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे प्रमुख कारक। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में दो बायोरिएक्टर्स दे रखे हैं। एक तो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर दे रखा है, वो इस तरह से, उसमें से बीच में ये घूमने वाला इंपेलर होता है, ये घूमता है। इस घूमने से ऑक्सीजन बेहतर रूप से घुल जाती है और सारे परपोषी कोशिकाओं को प्राप्त होती है। दूसरा आपके पास दे रखा है स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। स्पार्ज बायोरिएक्टर में क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग से वायु अंदर फेंकी जाती है, उससे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं। बुलबुलों के कारण क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पानी में आ पाएगा। तो किसी भी तरह का बायोरिएक्टर आप लो, उसकी बनावट इस प्रकार से, इसकी बनावट इस प्रकार से कि ऑक्सीजन को बेहतर रूप से घोल सकता है, इसकी बनावट इस प्रकार से है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना परपोषी कोशिका ज्यादा या बड़ी मात्रा में वृद्धि करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, ये दोनों डायग्राम्स आप बना लीजिएगा। कल इसमें थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, वो हम कंप्लीट करके
जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जो नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी का, वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई। इस संडे आपके टेस्ट का सिलेबस आ गया क्या? अच्छा पूरा ही है, तो आने की मतलब कंप्लीट सिलेबस ही आ रहा है। उसमें जैव प्रौद्योगिकी डालेंगे क्या? हैं? अनुप्रयोग पूरा होगा नहीं तो मतलब नहीं है सिद्धांत वाला। अनुप्रयोग में हमको 3 क्लास, मतलब अगले हफ्ते हम बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करके मानव कार्य की, आज तक कैसे डाल दूं? पूरा होने के बाद ही डालेंगे। हैं? गुस्सा कर रहे हो? कौन ही मार रहे हो? हाँ